Hello, dear students. I hope you all are fine. Today, again, I am going to cover a demanded chapter of class 9th CBSE English, A Truly Beautiful Mind, book Beehive. Okay, A Truly Beautiful Mind. It is a story, life story of an outstanding scientific personality, and that is Albert Einstein. ठीक है, हम सब ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना हुआ है. ये स्टोरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की ही लाइफ का एक एक्सट्रैक्ट है. तो चलिए इसको शुरू करते हैं. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. आप इसका प्री रीडिंग टास्क आप खुद देख लेना, क्योंकि अगर मैं प्री रीडिंग टास्क भी करवाती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. ठीक है. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. पहले तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का डेट ऑफ बर्थ बताया है. जर्मनी में पैदा हुए थे. उल्म इज़ द नेम ऑफ द सिटी. अल्म नहीं है, प्रोनाउंसिएशन उल्म है. ठीक है, आप चाहे तो एक बार गूगल पे भी चेक कर सकते हो. और कहते कि उस टाइम कोई इंडिकेशन इस बात का किसी को अंदाज़ा तक नहीं था. इंडिकेशन का यहाँ मतलब अंदाज़ा है कि अंदाज़ा तक नहीं था कि ये पर्सन जो है, इसकी जो किस्मत है वो इतनी ग्रेट है. डेस्टाइंड होता है जो किस्मत में हम लिखवा के लाए होते हैं, तो कि वो अपनी किस्मत में ग्रेटनेस लिखवा के लाए हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. फ्रीक का मीनिंग आपको ये दिया हुआ है. अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव और लुक और थिंक लाइक अदर्स. ठीक है, अगर आपने नॉर्मली ये वर्ड सुना होगा स्पेशली नेटफ्लिक्स की मूवीज़ वगैरह में, तो फ्रीक वर्ड एक एब्यूजिव वर्ड की तरह यूज़ किया जाता है. किसी को पागल कहना हो तो हम फ्रीक कह देते हैं. ठीक है, पॉजिटिव वे में भी इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है. कहते हैं कि ऑन द कॉन्ट्रेरी होता है कि इसके ऑपोजिट. जहाँ तो एक साइड उनकी किस्मत बहुत ग्रेट थी, लेकिन जब वो छोटे थे तो जो सिचुएशन थी वो कॉन्ट्रेरी थी, यानी कि इसके बिल्कुल उलट थी, ऑपोजिट थी. उनकी जो मदर थी उनको ही ये लगता था कि जो एल्बर्ट है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो फ्रीक है. ठीक है, कि वो आम बच्चों जैसा नहीं है, वो थोड़ा मीन्स एबनॉर्मल है. तो ये मानती थी. ठीक है, वो क्यों ऐसा मानती थी? क्योंकि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिर था, हेड था, वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था. सो एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. और प्रॉब्लम आइंस्टाइन में ये थी कि 2.5 साल के वो हो गए थे, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलते थे. एक शब्द भी उन्होंने बोला नहीं था. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और फाइनली जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, he utter का मतलब होता है बोलना. ठीक है, अटर के 2 मीनिंग है. एक मीनिंग है बोलना और एक मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, अटर यहाँ पे है बोलना. तो वो क्या करते थे, जब वो उन्होंने पहले तो 2.5 साल तक बोले नहीं, फिर जब बोलना स्टार्ट किया, ही वॉज अटरिंग एवरीथिंग ट्वाइस, यानी हर बात को 2 बार बोलते थे. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. ये क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में आ जाता है कि वो उनके जो फ्रेंड्स थे या जो उनके जो प्लेमेट्स थे, जो छोटे बच्चे उनके साथ या आसपास खेला करते थे, दे यूज़ टू कॉल हिम ब्रदर बोरिंग. वाई? क्योंकि आइंस्टाइन उनके साथ मिक्सअप नहीं हो पाते थे, आइंस्टाइन उनके साथ खेल नहीं पाते थे, इसलिए. क्योंकि वो उनके साथ मिक्सअप नहीं हो पाते थे, इसलिए उनके जितने भी प्लेमेट्स थे वो उनको ब्रदर बोरिंग कह के छेड़ते थे. ये उन्होंने उनकी शेड रखी थी. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ. जो ये ब्लू बॉक्स में दिया, ये एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, इसको आप खुद पढ़ना. So the youngster played by himself much of the time. Played by himself much of the time means कि वो अपने आप के साथ ही खेलते थे, अपने आप में ही मस्त रहते थे. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Marja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" सो कहते कि वो उनको मैकेनिकल टॉयज़ जो हैं वो बहुत अच्छे लगते थे. और उनकी जो न्यू बॉर्न सिस्टर थी, यानी छोटी सिस्टर थी, उसका नाम था माजा. जब वो पैदा हुई तो आइंस्टाइन ने पूछा कि इसके व्हील्स कहाँ पर हैं. मतलब कि उनको मैकेनिकल टॉयज़ के साथ इतना प्यार था कि अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि इसके व्हील्स कहाँ पर हैं, ये चलती कैसे हैं. अ हेडमास्टर वॉन्स टोल्ड हिज फादर दैट वॉट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. कहते कि एक बार क्या हुआ कि जो उनके स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने उनके फादर को बताया कि चाहे जो भी प्रोफेशन आइंस्टाइन चूज़ करे, वो लाइफ में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लाइफ में किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होगा. तो अगर देखा जाए तो बचपन में लोगों ने इवन उनके पेरेंट्स ने, उनके फ्रेंड्स ने, सब लोगों ने उनको अंडर एस्टिमेट किया बहुत ज़्यादा.
और यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है ये वाला, इसको मैंने चोज़ बोला है, चूज़ नहीं बोला, ये चूज़ की सेकेंड फॉर्म है तो प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, इट इज़ चूज़, चोज़, चोज़न. ओके. So next is Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. अब कहते हैं कि 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना शुरू किया, जो कि उनकी माँ की इच्छा थी, वो चाहती थी कि वो वायलिन बजाएं, और ज़िंदगी भर उन्होंने ये वायलिन का जो स्किल था उसको अपने साथ रखा, वायलिन बजाना छोड़ा नहीं. लेकिन वो एमेच्योर वायलिनिस्ट थे. एमेच्योर होता है जब हम कोई चीज़ अपने पर्सनल इन्जॉयमेंट के लिए करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, पर्सनल इन्जॉयमेंट के लिए करते हैं, प्रोफेशन के लिए नहीं करते. मतलब वो प्रोफेशनलिस्ट वायलिनिस्ट नहीं थे, खाली अपनी पर्सनल इन्जॉयमेंट के लिए वायलिन उन्होंने सारी उम्र बजाया है, ठीक है. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. नाउ देयर इज़ अ वर्ड प्यूपिल विच मीन्स स्टूडेंट. अब कहते हैं कि जबकि हेडमास्टर ने उनके बारे में ऐसा बोला और लोगों ने भी उनको अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन वो एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. ठीक है, कहते कि वो म्यूनिक चले गए, उल्म से आगे म्यूनिक चले गए, उनकी फैमिली वहाँ चले गई. कब? जब वो सिर्फ 15 महीने के थे, और वहाँ उन्होंने जब अपनी स्टडी हाई स्कूल में की तो हर सब्जेक्ट में उनके अच्छे मार्क्स आते थे. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन. देयर इज़ वर्ड रेजिमेंटेशन. आप देखो इसका मीनिंग यहाँ दिया हुआ है. रेजिमेंटेशन होता है स्ट्रिक्ट ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, उसको रेजिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है. अब जो आइंस्टाइन थे उनको अपने स्कूल के जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए उनके जो टीचर्स थे उनके साथ उनका क्लैश होता रहता था. क्लैश मीन्स उनके आर्ग्यूमेंट्स, उनके झगड़े होते रहते थे. एंड जब वो 15 साल के थे, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टाइफल्ड, ठीक है. आइंस्टाइन जो है वो स्टाइफल्ड फील करते हैं, स्टिफल फील करते हैं, स्टिफल्ड फील करते हैं. क्यों करते हैं? स्टिफल्ड होता है जब आपकी सांस घुट रही हो, व्हेन यू आर अनएबल टू ब्रीथ, व्हेन यू फील सफोकेटेड, जब आपको घुटन हो रही हो तो उसको हम स्टिफल्ड कहते हैं, ठीक है. सॉरी, इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन स्टाइफल्ड है, स्टिफल्ड नहीं है, ठीक है. प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, इट इज़ स्टाइफल्ड नॉट स्टिफल्ड, ठीक है. इसका मीनिंग क्या है कि जब यू आर अनएबल टू ब्रीथ और सफोकेटेड आपको फील होता है, वो है इसका मीनिंग. तो अब वो जब 15 साल के थे तो उनको अपने स्कूल में घुटन महसूस होने लगी, एंड ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. फॉर गुड मीन्स अपनी खुद की भलाई के लिए उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट हर सन विद रिलेटिव्स. अब इससे कहते एक साल पहले जो एल्बर्ट के पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए, ठीक है, और अपने जो बेटे को, एल्बर्ट को, रिलेटिव्स के पास छोड़ गए, ठीक है. मिलान जो है वो इटली के एक शहर का नाम है. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, ठीक है. अब कहते हैं कि उनकी कुछ डिस्कशन ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स के साथ हुई. प्रोलॉन्ग डिस्कशन, प्रोलॉन्ग होता है जो लंबी चली हो, लंबी चली डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन जो है उनको ये परमिशन मिल गई दैट ही कैन गो टू दैट पार्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड जहाँ जर्मन स्पीकिंग लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है. उस पार्ट में स्विट्ज़रलैंड के वो चले गए, एंड वहाँ पे उन्होंने विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, उस सिटी में उन्होंने अपनी फर्दर एजुकेशन जो है उसको कंटिन्यू किया. अब वो वहाँ पे क्यों गए? क्योंकि म्यूनिक से ज़्यादा वहाँ पे लिबर्टी थी. लिबर्टी मीन्स काइंड ऑफ फ्रीडम, ठीक है. विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन. ये देखो लिबरल का मीनिंग दिया हुआ है कि जब वहाँ पर ऐसा सिचुएशन थी जहाँ पे दूसरों की जो भावनाएं थी, जो उनके व्यूज़ थे, इवन जो उनके ओपिनियंस थे, उनको भी सुना जाता था. इट मीन्स म्यूनिक में ऐसा नहीं होता था. म्यूनिक में हमने अभी पढ़ा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट थे और उनके अपने टीचर्स के साथ क्लैशेस होते रहते थे. इसलिए फिर वो आगे जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में चले जाते हैं जहाँ पे लिबर्टी है, यहाँ पे लिबरल है एटमॉस्फेयर, ठीक है, जहाँ पे अपनी बात को रखा जा सकता है. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. अब कहते हैं ये तो हम सबको मालूम है कि जो आइंस्टाइन है he was gifted in mathematics means he was very well in mathematics, ठीक है. मास्टर्स थे वो मैथमेटिक्स में, एक तरह से मैथमेटिक्स उनका और फिज़िक्स उनका सबसे मेन सब्जेक्ट था जिनमें उनको पूरी मास्टरी हासिल थी और गॉड गिफ्टेड था एक तरह से, ठीक है. और अपनी
स्कूलिंग उन्होंने फिनिश की है और उसके बाद वो ज़ूरिक की एक यूनिवर्सिटी में आगे स्टडी के लिए फर्दर चले जाते हैं। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉल्रस मॉस्टैश। अब कहते कि सिर्फ जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं वहाँ पे सिर्फ साइंस ही नहीं थी जिसने उनको अट्रैक्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक लाइन लिखी है आइंस्टाइन के लिए, डैशिंग यंग मैन विद वॉल्रस मॉस्टैश। इट मीन्स ही वॉज वेरी डैशिंग पर्सन एट दैट टाइम, ठीक है। वो यंग हो चुके थे, जवान थे, ही वॉज लुकिंग वेरी डैशिंग एट दैट टाइम, विच यू कैन सी इन द पिक्चर विद वॉल्रस मॉस्टैश। वॉल्रस मीन्स लॉन्ग थिक ड्रॉपिंग मॉस्टैश, ठीक है। नीचे की तरफ होती हैं वो मूछें, लॉन्ग होती हैं, थिक होती हैं, नीचे की तरफ होती हैं, जो कि आपको पिक्चर में विजिबल हैं। तो ये अपीयरेंस जो है राइटर ने आइंस्टाइन के बारे में दी है जब वो यूनिवर्सिटी में एंटर हुए। लेकिन अब यूनिवर्सिटी में उनका ध्यान सिर्फ साइंस पर नहीं था, बल्कि उनका ध्यान किसी और पर भी था। सो ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलीवा मैरिक, हु ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रीचर, ठीक है। तो वहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था मेलीवा मैरिक, जो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो उनके साथ फेलो स्टूडेंट थी वहाँ पे, और उनको वो बड़ी क्लेवर भी लगी। क्रीचर हम किसी भी ऐसे पर्सन को या एनिमल को या किसी भी चीज़ को बोलते हैं जिसको सांस आती है, उसको हम बोल देते हैं क्रीचर, ठीक है। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. अब कहते हैं ये जो यंग सर्ब थी, सर्ब वर्ड इनके लिए यूज़ किया गया बिकॉज शी वॉज द नेटिव ऑफ सर्बिया, ठीक है, विच इज़ अ कंट्री इन इटसेल्फ। तो वहाँ की रहने वाली थी, वहाँ की नेटिव थी। और ये स्विट्ज़रलैंड क्यों आई थी, क्योंकि ज़ूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी उसमें विमेन जो है वो अपनी डिग्रीज़ हासिल कर सकती थी, और वहाँ उस टाइम पे बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पे विमेन जो है वो डिग्रीज़ हासिल कर सकती थी। सो आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। अब आइंस्टाइन को उस लेडी के अंदर, उस लड़की के अंदर अपने लिए एक दोस्त नज़र आया। एले का मतलब यहाँ पे आप देखो दिया हुआ है, ठीक है। एक दोस्त नज़र आया कि इसके साथ मैं फ्रेंडशिप कर सकता हूँ। अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, फिलिस्टाइंस का मीनिंग भी दिया हुआ है, अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक, ठीक है। कहते हैं ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे लोगों के लिए जिनको आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक नहीं पसंद है, उनके अगेंस्ट इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग आइंस्टाइन की फैमिली में भी थे और यूनिवर्सिटी में भी थे। ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स का मतलब कि उनके साथ आइंस्टाइन की बिल्कुल बनती नहीं थी। इसलिए उन्हें लगा कि ये जो लेडी है, ये जो गर्ल है, इसके साथ मैं फ्रेंडशिप कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी में लोग थे, उनके साथ उनकी नहीं बनती थी, ठीक है। ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। The couple fell in love. Now, very soon, both of them they fell in love. Letters survives in which they put their affection into words. अब कहते हैं एक दूसरे के साथ उन्होंने obviously letters exchange करना शुरू किया, ठीक है। और उस लेटर में ना सिर्फ उन्होंने बहुत ज़्यादा लव की बातें लिखी या रोमांटिक बातें लिखी, प्लस उसमें साइंस भी मिक्स थी। फाइन, उसमें साइंस की भी बातें थी बिकॉज बोथ ऑफ देम वर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस। सो रोट आइंस्टाइन, टेंडरनेस का मीनिंग होता है सॉफ्टनेस। फाइन, टेंडरनेस वर्ड दिया हुआ मीन्स सॉफ्टनेस। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिवली टू अ विक्टोरियस कॉन्क्लूजन। अब ये एक लाइन उन्होंने लेटर में से दी है कि आइंस्टाइन इस तरह की लेटर लिखते थे या इस तरह के वो एक दूसरे के साथ सेंटेंसेस लिखते थे जिनमें रोमांस प्लस साइंस दोनों मिक्स था। तो ये लाइन पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने लिखा है कि हम दोनों कितने खुश होंगे और कितने प्राउड होंगे जब हम दोनों साथ होंगे, साथ मिलके काम करेंगे। एंड रिलेटिवली टू अ विक्टोरियस कॉन्क्लूजन, विक्टोरियस होता है जीत जाना, कॉन्क्लूजन होता है रिजल्ट, ठीक है। तो हमारा जो रिलेटिवली फाइनली जो हमारी मैरिज का जो रिज़ल्ट होगा, उसका जो कंक्लूजन होगा वो बहुत अच्छा होगा। सो यहीं से पता चलता है कि दोनों साइंस के स्टूडेंट थे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो 1900 में 21 की एज में एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो जाते हैं, बट वो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जॉब नहीं है उनके पास। फिर उन्होंने क्या वर्क किया, एक टीचर के असिस्टेंट का काम किया, वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, ठीक है। टीचिंग असिस्टेंट का उन्होंने वर्क किया। फॉरेन कंट्री में एक मेन टीचर होता है, एक साथ में असिस्टेंट टीचर भी होता है। फिर उन्होंने प्राइवेट लेसन्स भी दिए जिनको हम ट्यूशन्स कह सकते हैं। फाइनली उनको एक जॉब मिली 1902 में, 2 साल के बाद,
एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस। पेटेंट का मीनिंग इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यू कैन सी अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स टू एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं तो हम पेटेंट ऑफिस में जाके उसको रजिस्टर करवा देते हैं कि इसको मैंने इन्वेंट किया, इस पर मेरा नाम चलना चाहिए, कोई और इसको कॉपी ना कर ले और अपना नाम लगा दे। तो वहाँ हम अपना जो भी इन्वेंशन है उसको रजिस्टर करवा सकते हैं, उसको पेटेंट ऑफिस बोलते हैं, जो कि था बर्न के अंदर, विच इज़ अ सिटी इन स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. अब कहते कि वहाँ उनकी ड्यूटी थी कि उन्होंने दूसरे लोगों की हुई इन्वेंशंस को असेस करना था, ठीक है, उनके बारे में रिपोर्ट्स बनानी थी कि किस तरह की इन्वेंशन है, उनके ऊपर एक असेसमेंट करनी थी, फाइन। लेकिन कहते साथ के साथ जो आइंस्टाइन थे वो सीक्रेटली अपने आइडियाज़ को भी डेवलप कर रहे थे, और अपने आइडियाज़ को वो अपने ड्रॉर के, जो टेबल का ड्रॉर होता है, डेस्क ड्रॉर जो है, ठीक है, दराज जिसको हम बोल देते हैं, उसके अंदर वो अपने नोट्स रखते थे, और उन्होंने अपने ड्रॉर को नाम दिया था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स। और ये क्वेश्चन आता होता है पेपर में कि उन्होंने अपने डेस्क ड्रॉर का नाम ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स क्यों रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, दिस इज़ रिलेटेड टू फिज़िक्स। और जब ये पैरा मैंने अपनी क्लास में ऑनलाइन में पढ़ाना था तो मैंने अपने स्कूल के फ़िज़िक्स के टीचर को इनवाइट किया अपनी ऑनलाइन क्लास में, और ये पैरा उन्होंने आके समझाया था, ऑब्वियसली क्योंकि फ़िज़िक्स की नॉलेज हमें तो नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। तो 1905 में क्या हुआ, आइंस्टाइन जो है उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की रिलेटिविटी के ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, इंडीड टू परफेक्टली। एब्सोल्यूट का मतलब है मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, ठीक है, जिनको मेजर इन इटसेल्फ अपने आप में मेजर नहीं किया जा सकता, या नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, या किसी और चीज़ के साथ उनका रिलेशन जो है वो बना के फिज़िक्स में काउंट नहीं किया जा सकता। अब बेटर आपके लिए भी यही है कि अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो यू नीड टू टॉक टू सम फिज़िक्स टीचर ऑब्वियसली। So indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast related to the other। अब वो क्या कह रहे हैं कि indeed का मतलब होता है सचमुच। कहते हैं सचमुच ये बात सही है कि दो घड़ियाँ कभी भी सेम समय नहीं दिखाती, ठीक है, कभी भी सेम समय वो शो नहीं करती, फाइन। एक्यूरेट विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, कभी भी शो नहीं करेंगी। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन, अगर फिर दोबारा से उनको सेट कर भी दिया जाए तो थोड़ी देर बाद फिर दोबारा उनका जो टाइम है एक दूसरे से डिफरेंट हो जाता है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो एक वर्ड फेमस फार्मूला है मास और एनर्जी का, फिजिक्स वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा, जिनका साइंस में इंटरेस्ट है उनको पता होगा, तो वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और उसकी नीचे एक एग्जांपल भी आपको ब्लू बॉक्स में दी है, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट। कहते हैं कि जब आप किसी अपने मन पसंदीदा गर्ल के साथ बैठे हैं, ठीक है, तो आपको 2 घंटे जो हैं 2 मिनट जितने लगेंगे कि बड़ी जल्दी बीत गए। लेकिन अगर आपको किसी गर्म तवे के ऊपर बिठा दिया जाए या स्टोव के ऊपर बिठा दिया जाए तो 2 मिनट भी आपको 2 घंटे जैसे लगेंगे। इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दिस इज़ रिलेटिविटी। कहते हैं इसको रिलेटिविटी कहते हैं, फाइन। फिर मैं वही बात कह रही हूँ कि इस पॉइंट को बेटर आपको फिज़िक्स टीचर समझा सकता है, फाइन। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। अब कहते हैं कि जहाँ तो आइंस्टाइन इतना कुछ फिज़िक्स की दुनिया में कर रहे थे, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, जो पर्सनल लाइफ थी, इट्स स्टार्टिंग टू फेल, ठीक है। अनरेवलिंग का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्टिंग टू फेल, अनरेवलिंग, कि वो वीक हो गई, उनकी वो जो पर्सनल लाइफ थी वो फेल होने लग गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन ही वांटेड टू मैरी मेलीवा राइट आफ्टर फिनिशिंग द स्टडीज़, ठीक है, वो उससे शादी करना चाहते थे मेलीवा से, लेकिन उनकी जो मदर थी शादी के अगेंस्ट थी। उनके अकॉर्डिंग मेलीवा जो है, उनके अकॉर्डिंग नहीं, एक्चुअली मेलीवा 3 साल आइंस्टाइन से बड़ी थी, और उनकी मदर को, आइंस्टाइन की मदर को लग रहा था कि ये जो 3 साल का गैप है ये बहुत ज़्यादा है। प्लस उनको ये भी लगता है कि जो मेलीवा है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। इंटेलिजेंट का यहाँ मतलब क्लेवर है, कि कुछ ज़्यादा ही चालाक है वो। सो शी इज़ अ बुक लाइक यू, और प्लस उनको ये भी लगता है, दिस इज़ द सेंटेंस यू कैन से, शी इज़ अ बुक लाइक यू। उनको ये भी लगता है कि वो भी तुम्हारी तरह बुक वॉर्म है, ठीक है, बुक वॉर्म है, प्लस शी इज़ बुक लाइक यू मतलब जिसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है,
फाइन। तो उसको अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल है। इट मीन्स दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो मदर को लगता है कि ये ऐसे इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। सो आइंस्टाइन जो है पुट ऑफ द वेडिंग, तो आइंस्टाइन जो है वेडिंग को कैंसिल कर देते हैं, पुट ऑफ द वेडिंग। फाइन। नेक्स्ट इज द पेयर फाइनली मैरिड, लेकिन फाइनली 1903 में उनकी मैरिज हो जाती है। फिर उनके 2 बेटे होते हैं, लेकिन फ्यू ईयर्स बाद ही मैरिज फॉल्टर्ड मीन इट बिकेम वीक। थोड़े सालों बाद ही जो मैरिज है वो वीक पड़ जाती है। ठीक है, मैरिज में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मे बी झगड़े वगैरह उनके स्टार्ट हो जाते हैं, और फाइनली उनकी जो मैरिज है उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मिलीवा है उसको लगता है कि शी इज़ लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, कि वो अपना एम्बिशन छोड़ रही है। वो भी तो साइंटिस्ट बनना चाहती थी, शी वॉज ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो उसको लग रहा है कि वो अपना जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन है उसको लूज़ कर रही है, और वो अनहैप्पी होती जा रही है एज अ हाउस वाइफ, क्योंकि जो इसका एम्बिशन है वो पूरा नहीं हो रहा। और फाइनली 1919 में आफ्टर कॉन्स्टेंट फाइटिंग, बहुत सारे झगड़े होने के बाद उनका डाइवोर्स हो जाता है। एंड सेम ईयर आइंस्टाइन जो है अपनी एक कज़न एल्सा से उनकी शादी हो जाती है। अब फ़ॉरेन में ये चलता है कि कज़न्स के साथ शादी हो जाती है, हमारे यहाँ नहीं है। तो उनकी कज़न एल्सा के साथ उसी साल जब डिवोर्स होता है उसी साल शादी हो जाती है। ठीक है, अब आइंस्टाइन की न्यू पर्सनल लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। कंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ड फेम, कंसाइडेड होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, 1 मिनट, ये रहा वर्ड कंसाइडेड। कंसाइडेड का मतलब टकरा जाना भी होता है, या मिक्स हो जाना, या बिल्कुल सेम टाइम पे चलना। तो सेम टाइम पे एक साइड पे तो उनका वर्ड फेम बढ़ रहा था। फेम होता है पॉपुलैरिटी। ठीक है, फिजिक्स की दुनिया में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। दूसरी साइड उनकी लाइफ का पर्सनल चैप्टर भी स्टार्ट हुआ था, सेकंड मैरिज हुई थी उनकी। 1915 में ही हैड पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। अब 1915 में उनकी एक थ्योरी आई रिलेटिविटी की, जिसमें उन्होंने ग्रेविटी के बारे में एक न्यू इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, एक नया आइडिया सामने रखा ग्रेविटी के बारे में। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, और 1919 में ही सूर्य ग्रहण लगा। ठीक है, एक एक्लिप्स लगा और उसने प्रूफ कर दिया कि जो थ्योरी आइंस्टाइन ने दी है वो बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि करेक्ट है। ठीक है, तो उनकी कही हुई बात सन एक्लिप्स के साथ, सूर्य ग्रहण के साथ 1919 में प्रूव हो गई। तो आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. अब कहते हैं कि आइंस्टाइन ने पूरे अच्छे से करेक्टली, बिल्कुल ठीक तरह से ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, एडवांस में ही। ठीक है, द एक्सटेंट होता है हद, एक्सटेंट का मतलब होता है हद, कि किस हद तक जो लाइट है, ठीक है, एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स, जो लाइट है फिक्स स्टार से डिफ्लेक्ट मीन्स उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। किसकी वजह से चेंज हो जाएगी? सन की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से चेंज हो जाएगी। तो ये उन्होंने बताया था पहले ही, तो जो कि एक्चुअली में हो गया। तो फिर जो न्यूज़पेपर है प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है अनाउंस्ड पब्लिकली। अब उन्होंने प्रोक्लेम किया, पब्लिकली अनाउंस किया, और इसको नाम दिया गया उनकी थ्योरी को अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन बोला गया, कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया कि इस पर्सन ने ऐसी साइंस जो है वो सामने ला के रख दी है। नाउ आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिलता है फिज़िक्स में 1921 में, और बहुत सारे ऑनर्स, इन्विटेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलते हैं। लॉडेड बाय प्रेस, लॉडेड मीन्स प्रेज्ड बाय प्रेस, हाईली प्रेज्ड। ठीक है, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है लॉडेड, हाईली प्रेज्ड बाय द प्रेस। फाइन। अब एक नई कहानी स्टार्ट होती है, और वो ये है कि जर्मनी के अंदर हिटलर का राज जो है वो स्टार्ट होता है, जिसको हम नाजी पार्टी बोलते हैं। नाजीज़ का जो राज है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और आइंस्टाइन जो है जर्मनी छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स आ जाते हैं। एमिग्रेटेड मीन्स वहाँ पे आ जाते हैं। फाइन, एमिग्रेट हो जाते हैं। फाइन, परमानेंटली किसी और कंट्री में सेटल हो जाते हैं, और वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स मीन्स अमेरिका में सेटल हो जाते हैं। और 5 साल बाद क्या होता है? द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोच। अब क्या होता है कि 5 साल बाद बर्लिन के अंदर न्यूक्लियर फिशन यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसकी जो डिस्कवरी है वो स्टार्ट हो जाती है, और जो अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं यानी कि अमेरिका में जो फिज़िक्स के फील्ड में लोग हैं उनको चिंता हो जाती है। इन एन अप्रोर मीन्स वेरी अपसेट, वो एंजाइटी में आ जाते हैं कि अगर इस कंट्री ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो ये तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, सो मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म
just as Einstein had, and now they were afraid that Nazis could build and use atomic bomb. अब कहते जैसे आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स आ गए थे, ठीक है, इसी तरह से और भी लोग यूनाइटेड स्टेट्स आ गए थे। फैसिज्म वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जिसका मीनिंग है अ राइट विंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट विद एक्सट्रीम नेशनलिस्टिक बिलीफ। मीन्स ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा पैट्रियाटिक हैं, अपने नेशन को लेके बहुत ज़्यादा कट्टर बिहेव रखते हैं और बाकी नेशंस को नुकसान करना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा जिनको हम कह देंगे, हम उनको देशभक्त तो नहीं कह सकते, बट दे आर एक्सट्रीम पीपल, एक्सट्रीम नेशनलिस्टिक जो होते हैं उनको हम फैसिस्ट कह देते हैं। तो उनकी वजह से आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ा और लोगों ने भी छोड़ा। लेकिन अब जो नाजीज़ हैं उनका पता चलता है कि दैट दे आर बिल्डिंग एटॉमिक बॉम्ब, फाइन। तो क्या होता है, अर्जिंग ऑफ अ कलीग, अर्जिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग। तो जो आइंस्टाइन के एक कॉलीग हैं, कॉलीग हम सबको मालूम है जो हमारे साथ काम करते होते हैं, स्टाफ अदर, उनको कॉलीग बोल देते हैं। उनके कॉलीग ने आइंस्टाइन को रिक्वेस्ट किया कि आप अमेरिका के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखो। तो क्योंकि आइंस्टाइन ही वाज ऑलरेडी वेरी फेमस पर्सन, तो उनको लगा कि इनकी बातों का असर होगा, ठीक है, कि ऑलरेडी इतने फेमस साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, तो इनकी बातों का असर होगा। तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को ऑन 2 अगस्त 1939 में लेटर लिखते हैं, ठीक है, इन विच ही वॉर्न्ड, और वो वार्निंग देते हैं, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम सराउंडिंग टेरिटरीज। तो अब वो लेटर में लिखते हैं कि इस तरह का एक बॉम्ब भी अगर किसी भी पोर्ट में या किसी भी जगह में, ठीक है, किसी भी एरिया में एक्सप्लोड हो जाता है, किसी भी कंट्री में अगर ये फट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, तो पूरी की पूरी कंट्री को ये तबाह कर देगा और उसके साथ सराउंडिंग जो टेरिटरीज़ हैं उनको भी तबाह कर देगा। अब आइंस्टाइन ने ये लेटर रूजवेल्ट को लिखा था सिर्फ वॉर्न करने के लिए, लेकिन होता क्या है, उल्टा असर हो जाता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। अब ये आयरॉनिकल सेंटेंस है, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, कि उनके वर्ड्स जो हैं उनका इफ़ेक्ट जो है वो फेल नहीं हुआ, मतलब कि इफ़ेक्ट हुआ लेकिन वैसा इफ़ेक्ट नहीं हुआ जैसा आइंस्टाइन चाहते थे, उलट इफ़ेक्ट हो गया। अमेरिकन्स ने इस बात के ऊपर डिस्कशन करने के बजाय या कि उनको रोकने के बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीक्रेटली एटॉमिक बॉम्ब बनाया। और इससे पहले ही जर्मनी वालों से पहले ही जर्मनी के ही एक अलाइन देश, यानी कि जो उस टाइम जर्मनी वालों के साथ दे रहा था देश, जापान, उसकी सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पे अगस्त 1945 में वो बॉम्ब जो है वो थ्रू कर दिए। कोई डिस्कशन नहीं की, कोई बात नहीं की, कोई वार्निंग नहीं दी, डायरेक्ट जापानी सिटीज़ हिरोशिमा नागासाकी पे वो कर दिए। और अब आइंस्टाइन जो है ही वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और इतनी डिस्ट्रक्शन हुई कि कहते आज दिन तक भी वहाँ पे लोगों को स्किन के इश्यूज़ बहुत हैं, आज दिन तक भी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। और आइंस्टाइन ही वाज टोटली इन शॉक, क्योंकि उनको लगा था कि उन्होंने जो लेटर लिखी है वो सिर्फ वर्ड पीस के लिए लिखी है, जिससे कि जो अमेरिका है वो उनसे कोई डिस्कशन करेगा कि ऐसा ना किया जाए, एटॉमिक बॉम्ब ना बनाया जाए, जबकि उलट असर हो गया बिल्कुल ही। ऐसा होने के बजाय उन्होंने उल्टा ये सोचा कि ये हमारे ऊपर बॉम्ब फेंके, इससे पहले हम ही फेंक देते हैं। सो दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेव टू द यूनाइटेड नेशंस। अब उन्होंने क्या किया, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनको उन्होंने एक पब्लिक मैसिव लेटर जो है, एक मैसिव मीन्स अ लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर जो है, ठीक है, वो उन्होंने उनको लिख दिया। और उन्होंने डिमांड किया कि देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, मीन्स वर्ल्ड गवर्नमेंट मीन्स देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ वन सिंगल गवर्नमेंट विच शुड टेक केयर ऑफ ऑल द इश्यूज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन फिर वही बात हुई, कहते अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, अगेन ये आयरॉनिकल लाइन है, ठीक है। कहते हैं रूजवेल्ट के ऊपर को जो लेटर लिखी थी उसका तो बहुत असर हुआ, इतना असर हुआ कि हिरोशिमा नागासाकी पे उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए। लेकिन ये जो लेटर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को लिखी इसका तो कोई असर नहीं हुआ, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया इस लेटर के ऊपर। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, ठीक है। अगले कहते 10 साल तक आइंस्टाइन जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, agitating for an end to arms build up and using his popularity to campaign for peace and democracy, और agitations में हिस्सा लेने लगे, ठीक है। किस बात के लिए, कि आर्म्स जो हैं, आर्म्स का मतलब क्या होता है, जो गोला बारूद है, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, वेपन्स होते हैं, उनको हम आर्म्स बोल देते हैं, कि ये सारा कुछ जो है
ये ख़त्म होना चाहिए, ये बिल्ड नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी ए पॉपुलर साइंटिस्ट, तो वो कैंपेन्स में जाते थे पीस और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए, एनकरेज करने के लिए जगह जगह वो जाने लगे। फाइन, फिर उनकी डेथ हुई 1955 में एट द एज ऑफ 76 एंड ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी। विजनरी का मीनिंग दिया हुआ है, विजनरी हम बोलते हैं अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। मतलब अब अगर मैं आपको बताऊं विजनरी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ऐसा पर्सन जो आज कोई काम ये सोच के करता है कि 5 साल बाद इस मेरे किए हुए आज के काम का क्या असर होगा, 5 साल बाद इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ठीक है, या 10 साल बाद इस काम का क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा जो मैं आज करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको हम विजनरी बोलते हैं। तो कहते हैं कि वो एक विजनरी पर्सन थे। उन्होंने पहले ही अपनी जो थ्योरीज़ भी बनाई थी उसके बारे में उन्हें पहले ही पता था कि वो दुनिया में, स्पेशली फ़िज़िक्स की दुनिया में क्या चेंजेस लाने वाली हैं। फाइन, एंड वर्ड सिटीज़न एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, और उनको वर्ड सिटीज़न भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता होता है कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड में पीस स्थापित करने के लिए, पीस बनाने के लिए काफ़ी कुछ किया। मतलब अपने लास्ट के सालों में उन्होंने अपना साइंटिफिक करियर साइड में रख के ज़्यादातर एजिटेशंस और कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया, सो दैट वेपन्स और आर्म्स का यूसेज कम हो जाए। फाइन, और पीस और डेमोक्रेसी जो है उसको प्रॉपरली दुनिया में कायम किया जाए, इंटैक्ट किया जाए। दैट्स वाई ही इज़ नोन एज वर्ल्ड सिटीज़न। ठीक है, फाइन, होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। इन केस मैं कुछ मिस कर गई हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है, पूछ लेना मुझसे अगर कुछ रह गया हो। फाइन, अगले चैप्टर पे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।